टॉपिक हो चुका था आईयूपीएसी नामकरण। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक से ज्यादा एग्जाम्पल, करीब 40-50 एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो वो 40 एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं, इनको एक बार उतार लो। ये 40 एग्जाम्पल जो हैं ये हमको पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए चलने हैं। आईयूपीएसी नामकरण हो, चाहे उपशेष संयोजन संख्या हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, या फिर हम बीपीटी पढ़ेंगे, या कह सकते हैं हम सीएफटी पढ़ेंगे। जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें ये एग्जाम्पल हम काम में लेंगे। इनमें सारे वो एग्जाम्पल कवर हो रहे हैं जो अपवाद स्वरूप भी आते हैं, जो हमारे बॉन्डिंग सिद्धांत के नियमों को कई बार फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो सभी एग्जाम्पल इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो एक एक करके अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए यौगिकों या संकुलों का आईयूपीएसी नाम देकर इनकी उपसह संयोजन संख्या एवं ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन ये है, यानी एक तरह से हमारा होमवर्क है, ठीक है। इसको अपन को करना है। ये पैलेडियम है, पीडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हम कर लेंगे, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा इतने सिद्धांत आ जाएगा, बॉन्डिंग सिद्धांत, ठीक है, आबंधन सिद्धांत, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। उसके अंदर भी हम इनके संक्रमण वगैरह निकालेंगे। फिर सीएफटी आएगा, सीएफटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे या कलर वगैरह देखेंगे। तो सब कुछ इसके अंदर जो है इन्हीं एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो और इसको एज इट इज उतारो, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। अब अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। आइसोमरिज्म पढ़ेंगे हम। उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, ठीक है। आइसोमरिज्म पढ़ेंगे अपन। देखिए समावयवता क्या होती है। समावयवता जो शब्द है, आइसोमरिज्म जो शब्द है, इसमें देखिए समास, सम प्लस अवयव, दो शब्द दिख रहे हैं अपन को, सम प्लस अवयव। सम मतलब होता है समान, और अवयव मतलब उसके जो घटक हैं, यानी कि जो आयन है या परमाणु है या अणु है, ठीक है, जिनसे मिलकर वो यौगिक बना होता है, ठीक है, वो समान होते हैं। यानी कि कोई भी दो कंपाउंड, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वे यौगिक, वे संकुल जिनके क्या समान है, घटक समान है। क्या समान है, घटक समान है। तो इन सभी घटकों को समान होने के कारण क्या समान हो गया, हम क्या कह सकते हैं, अणु सूत्र जो है उनका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अणु सूत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो वे दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, परंतु
उनकी संरचना या उनके त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न हो। ठीक है, दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी, आइसोमर्स। और ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, ये क्या कहलाती है? आइसोमरिज्म। यह परिघटना समावयवता कहलाती है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहां ये समावयवता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने जो पढ़ी थी समावयवता, उसके अंदर देखो दो प्रकार की समावयवता पढ़ी थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। वहां दो प्रकार की समावयवता हमने पढ़ी थी, याद होगा। पहली संरचनात्मक समावयवता यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरी हमने पढ़ी थी त्रिविम समावयवता, यानी कि स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो दो प्रकार की समावयवता हमने पढ़ी हुई है। लेकिन अब देखिए संरचनात्मक समावयवता जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? संरचनात्मक समावयवता के पार्ट्स कौन कौन से थे? याद होगा, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और क्रियात्मक समूह समावयवता, चलावयवता, मध्यावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता। वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि नॉर्मल कंपाउंड्स के अंदर हमने पढ़ी थी, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर पढ़ी थी। उप सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये जो इसके पार्ट्स हैं ये बदल जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे यहां आयरन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरे नंबर पे हम जो पढ़ेंगे बंधनी समावयवता, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता, उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमरिज्म। तो इस तरीके से हम टोटल 6 समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 6 संरचनात्मक समावयवता, आयनन, बंधनी, हाइड्रेट, उपसंयोजन स्थिति और लिगेंड समावयवता। ये 6 प्रकार के समावयवता हम पढ़ने वाले हैं। और त्रिविम समावयवता वही 2 प्रकार की होती हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं। पहले नंबर पे कौन सी है? ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता, और दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है कौन सी? प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की समावयवताएं, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक में हम 6 भाग पढ़ने वाले हैं और त्रिविम में हम 2 भाग पढ़ने वाले हैं। ए भाग इसको बोलेंगे, इसको बी बोल।
क्लियर हो गई बात? इसको एज इट इज एक बार उतार। शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दो संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक वे संकुल जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवता। The complex which have same molecular formula or molecular weight but different structural formula known as structural isomers. This phenomena will called structural isomerism. शुरू करते हैं हम पहली संरचनात्मक समावयवता। पहला आयनन समावयव। आयनन समावयव, आयनन समावयवता क्या है? देखो नाम से हमको पता चल रहा है आयनन मतलब आयनीकरण। अरे कोई भी दो कंपाउंड है मान लीजिए, उन दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट समान है, अणुसूत्र समान है, अनुभार समान है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम है, तो उन दोनों को अलग अलग हमने अलग अलग पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर डालने पर वो अलग अलग प्रकार के आयन हमको देते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आयनन समावयव। ठीक है, यानी कि उनके आयनीकरण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। लिखिए दो या दो से अधिक, इस तरह से लिख दो। चलो ऐसे लिखो, वे यौगिक जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हो, देखो मैंने यहां एक चीज नहीं लिखी है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हो। तो अणुसूत्र समान हो ये वर्ड सब में आएगा, चाहो तो लिख सकते हो यहां पे, यहां अणुसूत्र समान हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, CO NH3 का होल 5 Br SO4, और दूसरा एग्जाम्पल है CO NH3 का होल 5 SO4 Br। देखिए ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, संकुल यौगिक हैं। इनको हमने क्या किया? आयनीकरण कैसे करवाते हैं? अपन जल में इसको घोलते हैं तो हमको ये आयन देता है CO NH3 का होल 5 Br +2 SO4 -2। ठीक है, ये मिलता है हमको इससे CO NH3 का होल 5 SO4 प्लस और Br माइनस। देख सकते हो दोनों के आयनन से जल में घोलने पर अलग अलग प्रकार के आयन मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है। ठीक है, कंपोनेंट समान है, अवयव समान है, तो हम क्या कह सकते हैं इनको?
आयनन समावेग, आयनन समावेग। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस वाले कंपाउंड की अभिक्रिया BaCl2 के साथ करवाते हैं, इसके साथ BaCl2 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, देख सकते हो कि CONH3 का होल 5 BrCl2 प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप, व्हाइट पीपीटी, श्वेत अवक्षेप, ये एरो नीचे लगाने का मतलब क्या है, अवक्षेप है, ठीक है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। इसी तरह से अगर हम इसकी अभिक्रिया AgNO3 के विलयन के साथ करवाते हैं तो हमको मिलेगा CONH3 का होल 5 SO4 NO3 प्लस AgBr का अवक्षेप सिल्वर ब्रोमाइड, यह है हल्का पीला अवक्षेप, ठीक है, हल्का पीला अवक्षेप, लाइट येलो या येलोइश पीपीटी। तो ये दो रिएक्शन जो है इनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहां हमको सल्फेट आयन मिलता है, यहां से हमको ब्रोमाइड आयन मिलता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि दोनों के आयनीकरण की प्रक्रिया अलग अलग है। देखिए बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड अगर हम इसमें डालते हैं तो कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा। ऐसे ही यदि सिल्वर नाइट्रेट को हम इसमें मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा। इससे क्लियर होता है कि आयनीकरण या आयनाइजेशन दोनों का अलग अलग प्रकार से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। कि एक यौगिक जो है एक यौगिक ए बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप देता है, जबकि यौगिक बी इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप देता है। ए और बी का अणुसूत्र दे देगा तुमको और उसका संरचना सूत्र पूछेगा तुमसे, ठीक है। कौन कौन से यौगिकों का आईपीएसी नाम दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उतार लो इसको। चलिए दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं हाइड्रेट समावेगता। हाइड्रेट समावेगता दूसरे नंबर पे कौन सी लिखवाई थी तुम्हें? हाइड्रेट लिखवाई थी क्या? नहीं, बंधनी लिखवाई थी, बंधनी समावेगता। बंधनी समावेगता, लिंकेज, लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। लिंकेज का मतलब बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कहां से हो रही है? तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अपन देखते हैं जिसमें अणुसूत्र समान हो लेकिन जो लिगेंड मेटल से जुड़ा हुआ है, जो बॉन्डिंग हो रही है मेटल और लिगेंड के मध्य, वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो एक ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है? वन एंड ओनली एग्जाम्पल कौन सा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का, उभय दंतुक लिगेंड का। उभय दंतुक लिगेंड की प्रकृति, नेचर क्या होती है? क्या होती है कि वह एक से अधिक यानी कि दो तो रखता है वो डोनर एटम, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम जो है वो अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दान करके उपसंयोजक बंध बनाता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम।
CO NH3 का होल 5 CN प्लस 2, या ऐसे कर दो, इसके लिए एनाइन लगा दो, ये हो गया Cl2। CO NH3 का होल 5 NC Cl। चेक कर सकते हो कि इनके अंदर जो है कोई आयनन की प्रोसेस अलग नहीं है, इसलिए आयनन समायोजित तो है ही नहीं। इनके अंदर चेंज क्या है, एक ऐसा लिगेंड है जो उभय तंतुक लिगेंड कहलाता है। एक बार तो इसमें कार्बन परमाणु बॉन्ड बना रहा है और एक बार नाइट्रोजन परमाणु जो है केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोबाल्ट के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई यहां बॉन्डिंग में डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्डिंग यानी कि लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें परिभाषा लिख लो। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, कि वे दो यौगिक जिनमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं, बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उभय तंतुक लिगेंड में दो दाता परमाणु होने के कारण वे केंद्रीय परमाणु के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से बॉन्डिंग यानी आबंधन दर्शाते हैं। क्लियर, ये और इसको उतारो। चलो नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट शब्द जो है किसके लिए दिया जाता है, जल के लिए। जल के लिए हाइड्रेट शब्द दिया जाता है, यानी कि जल के अणुओं में भिन्नता होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो भिन्नता यानी कि वो डिफरेंस कहां पाया जाता है जल के अणुओं में। देखिए ये है हमारे पास बड़ा ब्रैकेट जो है इसके अंदर जो भी मतलब बड़े ब्रैकेट वाले जो मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं अपन, समन्वय मंडल। और बाहर वाला क्या है, आयनिक मंडल। ठीक है, तो समन्वय मंडल और आयनिक मंडल, समन्वय सत्ता और आयनिक सत्ता, इन दोनों के अंदर जल के अणुओं की संख्या में डिफरेंस होता है, तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयव। एक बार परिभाषा लिख देते हैं इसकी।
इस प्रकार के समावयवों में आयनिक सत्ता यानी कि आयनिक स्फीयर एवं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए जल के अणुओं में भिन्नता कैसे पाई जाएगी वो देखना है। एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है CrCl3.6H2O। ये एक अणुसूत्र है कि 3 हाइड्रेट समावयवी बना है। 3 हाइड्रेट समावयवी कैसे देखते हैं। एक बनेगा CrH2O का होल 6 Cl3। दूसरा बनेगा CrH2O का होल 5 Cl2.H2O। तीसरा बनेगा CrH2O का होल 4 Cl2Cl.2H2O। ठीक है। ये जो है इन तीनों का रंग जो है डिफरेंस होता है तीनों रंग में। ये होता है बैंगनी रंग का, ये होता है नीले हरे रंग का, ये होता है गहरा हरा रंग। चेक कर सकते हो कि तीनों कंपाउंड एक ही अणुसूत्र से मिलकर बने हैं, एक ही अणुसूत्र से मिलकर बने हैं, लेकिन तीनों के अंदर कितना डिफरेंस है। तीनों के अंदर हाइड्रोजन जल के अणुओं की संख्या का डिफरेंस जो तुम्हें दिख रहा है, इसी के कारण इनका रंग भी अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, तो ये हुई हमारी हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, यह हो गई हमारी हाइड्रेट समावयवता। चलिए तो देखिए अपने अगली समावयवता होगी चौथे नंबर पे उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देखिए इसमें क्या है, नाम से जैसे पता चल रहा है हमको कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज होता है, उपसह संयोजन सत्ता बदलती है। और उपसह संयोजन सत्ता बदलती है तो हम ये कह सकते हैं वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो, दोनों ही संकुल आयन हो, जटिल आयन हो। तो लिखेंगे इसमें वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल आयन हो, दोनों संकुल आयन हो, उपसह संयोजन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
इसमें कंटिन्यू लिख देंगे, उपसहसंयोजन समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखिए CrCl6 सॉरी CONH3 का होल 6 CrCl6, तो कंपाउंड नंबर 1 तो ये है वह CrNH3 का होल 6 COCl6। चेक करो कि दोनों के कंपोनेंट समान है, अवयव समान है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, 6 अमोनिया के अणु हैं, 6 क्लोराइड लिगेंड है। कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ समान है, यानी कि अणुसूत्र समान है। और अणुसूत्र समान होने के बावजूद इनमें चेंज क्या है कि इनकी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो गई, उपसहसंयोजन सत्ता बदल गई। यहाँ कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के अणु जुड़ रहे हैं, यहाँ कोबाल्ट के साथ 6 क्लोराइड लिगेंड जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्रोमियम के साथ 6 क्लोराइड लिगेंड जुड़ रहे हैं और यहाँ क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया लिगेंड जुड़ रहे हैं। दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में समानता क्या है? दोनों के अणुसूत्र समान हैं और दोनों की कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उपसहसंयोजन सत्ता समन्वय मंडल बदल चुका है। तो ये जो है समाव्यता प्रदर्शित करेंगे, उपसहसंयोजन समाव्यता, उपसहसंयोजन समाव्यता। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं अपन, उतार लो इसको। 5वें नंबर पे आते हैं उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता। कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन पोजिशनल, देखिए उपसहसंयोजन सत्ता के अंदर कोई लिगेंड अपनी स्थिति में बदलाव करे, एक ही सत्ता है, एक ही एंटाइटी है, एक ही स्फीयर है, उसके अंदर कोई एक लिगेंड अपनी स्थिति बदल के दूसरी स्थिति पे जा रहा है तो वो शो करेगा उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता। अब सवाल ये है कि यहाँ कौन सा लिगेंड है? अमोनिया। अब अमोनिया अपनी स्थिति कैसे बदलेगा? अमोनिया तो अमोनिया है। तो ऐसे संकुल देखने पड़ेंगे जहां स्थिति बदलने से अणुसूत्र नहीं बदलता हो और नया यौगिक बदल जाता हो, वो कहलाती है उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता। तो इसमें लिखेंगे ऐसे कौन से यौगिक हैं? तो वे यौगिक या वे संकुल यौगिक जिनमें कौन से लिगेंड? सेतु लिगेंड उपस्थित होते हो, सेतु लिगेंड पाए जाते हो। वे उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे? देखिए, मान लीजिए एक संकुल है NH3 का होल 4 CO NO2 Br CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2। कुछ इस तरह का संकुल है। देखिए ये हो गए 2 2 4, मतलब -4 + 6, यहां आ जाएगा +2 8। ठीक है, तो इस तरह का मान लीजिए एक संकुल है। अब इसी के जैसे अणुसूत्र रखने वाला एक संकुल और बनाते हैं। NH3 का होल थ्राइस Cl CO NO2 Br NH3 का होल थ्राइस Cl। चेक करो इसमें क्या चेंज हो रहा है। देखिए जो संकुल कौन से सेतु लिगेंड जिनके अंदर पाए जाते हैं, जिन संकुलों में, उनमें इधर की कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है, इधर की साइड अलग है। तो इनमें दोनों में क्या है, इधर के लिगेंड यदि इधर आ जाए, यानी कि दोनों स्थितियां बदल जाए, तो इस प्रकार के यौगिक कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमरिज्म यानी उपसहसंयोजन स्थिति
स्थिति समावयवता प्रदर्शित करेंगे। चेक कर सकते हो, यहाँ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है, क्लोराइड लिगेंड है, या 2 अमोनिया और सॉरी 4 अमोनिया लिगेंड है। यहाँ से एक अमोनिया इधर और क्लोरीन इधर आ जाए तो देखो कुछ इस तरह का यौगिक बनता है। देखिए इधर ये तो कैसा है, असममित संकुल दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है हमको सममित, क्योंकि दोनों साइड समान अवयव लगे हुए हैं। क्लियर हो गई 5वीं समावयवता। तो एक बार उतार लो इसको, 6ठे नंबर पे चलते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं, तुमसे जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल में हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें दिया क्या गया है। हमसे पूछा जाएगा कि कोई यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लेगा कि समावयवता कौन सी प्रदर्शित करेगा, या फिर समावयवता की परिभाषा पूछ के एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर पढ़ी थी हमने आयनन समावयवता। आयनन में देखेंगे कि आयन डिफरेंट बन रहे होंगे। दूसरी हमने पढ़ी थी कौन सी, बंधनीय समावयवता। बंधनीय शब्द आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जहां पर उभयदंतुक लिगेंड पाए जाते हैं, एक भी कम से कम एक भी उभयदंतुक लिगेंड दिख रहा है तो इसका मतलब वो श्योर बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने कौन सी पढ़ी थी, हाइड्रेट समावयवता, जहां अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर संकुल आयन के अंदर जल के अणु है और बाहर जो है ऋणायन लगे हुए लिगेंड लगे हुए हैं ऋणायनिक, तो उन दोनों में चेंज हो जाता है। यानी कि जल के अणु अगर बाहर चले जाएं और ऋणायनिक लिगेंड अंदर आ जाएं तो वो हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे है उपसहसंयोजन समावयवता, जहां दोनों संकुल आयन, जहां दोनों के दोनों आयन संकुल आयन हो, धनायन और ऋणायन, तो वो इस तरह की समावयवता प्रदर्शित करेंगे। और जहां ब्रिजिंग लिगेंड पाए जाते हो, सेतु लिगेंड पाए जाते हो और दोनों तरफ की कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज हो, अलग अलग प्रकार की हो, तो उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता ये प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पे। पांचवें नंबर पे चलते हैं, और सॉरी 6ठे नंबर पे लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार की समावयवता में लिगेंड स्वयं भाग लेता है। इसमें लिगेंड पर जुड़े हुए या जुड़ने वाले प्रतिस्थापियों की स्थिति में चेंज पाया जाता है, परिवर्तन होता है। देखिए ऐसा कौन सा लिगेंड है जिसमें प्रतिस्थापी लगे हुए हो। देखिए इधर हम एक नॉर्मल लिगेंड की बात करें तो नॉर्मल लिगेंड अपने आप में अलग होता है, अकेला। ठीक है, तो ऐसा कोई लिगेंड देखना पड़ेगा जिसमें प्रतिस्थापी लगे हुए हो। देखिए इसको सब जानते हैं, C6H6 क्या है ये, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये कोई लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है। इसमें से क्या किया हमने, -H+ बाहर कर दिया। ठीक है, एक H+ बाहर कर देते हैं किसी भी एक स्थिति से। ये लीजिए, मान लीजिए इस H को बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो यहां आया हमारे पास माइनस, ठीक है, माइनस आवेश, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5 माइनस
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PH माइनस PH, फेनिल। क्या नाम है इसका? फेनिल लिगेंड, फेनिल लिगेंड। ठीक है, अभी यहां इस फेनिल लिगेंड की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के प्रतिस्थापी लगे हो सकते हैं। देखिए, ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में, तो ये फेनिल है। और अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रतिस्थापी लगा दिए जाएं, तो देखिए बॉन्ड जहां से बना रहा है ये मेटल के साथ में, उस पे 3 पोजीशन हमको मिल रही है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। अगर मान लीजिए यहां पर कोई मान लीजिए क्लोरो लिगेंड लगा दिया हमने, तो ये हो गया क्लोरोफेनिल, ऑर्थो क्लोरो फेनिल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं मेटा स्थिति पर लगाकर, तो ये बन गया मेटा क्लोरो फेनिल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं पैरा स्थिति पर, तो ये बन गया पैरा क्लोरो फेनिल। तो देखिए इस तरीके से यदि ये 3 लिगेंड जो है तीनों अलग अलग कंपाउंड में पाए जा रहे हैं, तो उनको अपन किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए। 3 यौगिक लिखता हूं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं COCl5 OC6H4Cl -3। चेक करो, ये क्या है? C6H5। यहां इसमें से एक हाइड्रोजन को और हटाकर यहां Cl लगा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटाकर यहां Cl लगा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटाकर यहां Cl लगा दिया। कहने का मतलब C6H5 में से भी एक Cl हटाकर, इसको देखो क्या लिखेंगे अपन? ऑर्थो C6H4Cl। इसको लिखेंगे मेटा C6H5Cl, और इसको लिखेंगे पैरा C6H4Cl। ठीक है, इस तरीके से यदि हम तीनों को अलग अलग लिखें तो 3 अलग अलग प्रकार के हमको यौगिक मिलेंगे। इस तरह से मेटा C6H4Cl, इसी तरह से पैरा C6H4Cl -3। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग यौगिक हैं, 3 अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लिगेंड समावयवी कहलाएंगे। हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? 1, 2 व 3 एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, लिगेंड आइसोमर्स कहलाते हैं। ये हो गया अपना लिगेंड समावयवता का टॉपिक फिनिश। चेक कर सकते हो एक बार, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट समावयवता है, इसको चेक कर लेना। यौगिक इस तरह के पाए जाते हैं जिनमें लिगेंड में उनमें समावयवता पाई जा रही है, वो इस तरीके से लिखे हुए हमको मिल सकते हैं। O मतलब ऑर्थो, M मतलब मेटा, P मतलब पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोफेनिल, इसको मेटा क्लोरोफेनिल, इसको पैरा क्लोरोफेनिल। ये लिगेंड के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उतार। हाँ जी, तो ये हो गई अपनी 6 प्रकार की समावयवता फिनिश। कौन कौन सी है? संरचनात्मक समावयवता है 6। सबसे पहली कौन सी थी? आयनन समावयवता।
जिनमें आयनीकरण की प्रोसेस अलग अलग होती है। सेकंड थी हमारी हाइड्रेट समावयवता या बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता कब प्रदर्शित की जाती है? जब उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित हो, उभय दंतुक यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड उपस्थित हो। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी हाइड्रेट समावयवता, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर यानी कि उपसर्जन सत्ता और आयनिक सत्ता यानी काउंटर आयन के बीच में जल के अणुओं की संख्या में डिफरेंस हो। ठीक है। चौथे नंबर पे हमने पढ़ी थी उपसहसर्जन समावयवता। ये कौन सी है, कब प्रदर्शित की जाती है? जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, संकुल आयन हो, धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हो। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी उपसहसर्जन स्थिति समावयवता। ये कब प्रदर्शित की जाती है? जब संकुल में ब्रिजिंग लिगेंड, सेतु लिगेंड उपस्थित हो और दोनों साइड की जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उन दोनों के अंदर डिफरेंस हो। समझ गए? दोनों साइड समान नहीं होने चाहिए और ब्रिजिंग लिगेंड उपस्थित होने चाहिए, तब उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता कब प्रदर्शित की जाती है? जब लिगेंड खुद अपने आप में आइसोमरिज्म शो करता हो, जिसकी प्रतिस्थापी जो लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती हो तो लिगेंड आइसोमरिज्म प्रदर्शित की जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये अपने संरचनात्मक समावयवता फिनिश हो गई। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या है, इसके पार्ट्स कितने हैं, ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता क्या है, ये कौन कौन से यौगिक द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।